एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो। मैं हूं मनीषा मीना और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि दी फर्स्ट लिस्ट जो आई है डीएलएड की, जो मेरिट लिस्ट आई है, उसमें टोटल 1030 बच्चों को गवर्नमेंट डाइट मिला है, जबकि गवर्नमेंट डाइट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1040। ऐसा उन्होंने बोला। देन उन्होंने बोला कि इतने सारे बच्चे तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो क्या हमारा सेकंड लिस्ट में नंबर नहीं आएगा? मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। तो ये उनका डाउट था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर बात कर ली जाए, क्योंकि हो सकता है ये डाउट आपके भी मन में हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ऑलरेडी 1040 सीट्स हैं और 1030 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया है, तो क्या हमारा सेकंड लिस्ट में नंबर नहीं आएगा? क्या सिर्फ 10 बच्चों का ही एडमिशन होगा? बाकियों का क्या होगा? और जो डिजर्विंग है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनका क्या होगा? सेकंड लिस्ट कैसे बनेगी? इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए इतनी सी भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा बता दूं, जब आपकी डीएलएड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी ऑल ओवर जर्नी में मेरा चैनल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो बातें बहुत हो गई हैं, अब कुछ काम की बात भी कर ली जाए। अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी इतने सारे बच्चों का नंबर आ गया है, सिर्फ इस वजह से आपका नंबर नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? उसके मैं कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हो सकता है कि 1030 बच्चों का नंबर आया हो, बट ज़रूरी नहीं है कि सबका एडमिशन हो। क्यों? अब आप बोलोगे कि हमें तो गवर्नमेंट डाइट चाहिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करना चाहेगा? तो जानबूझ के कोई नहीं मिस करना चाहेगा, बट हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं आपका एडमिशन कैंसिल होने का। जैसे कि नंबर 1, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट SCRT आपसे करता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ताकि आप उन्हें प्रिपेयर कर लें। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं, ST SC OBC के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है और उसके बेसिस पे हमारा एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। बट डाइट में ऐसा नहीं होता है। डाइट में क्योंकि दिल्ली स्टेट का है ये, तो यहाँ पे प्रॉपर दिल्ली स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप दिल्ली कैंडिडेट की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको भी पता है कि SCRT में कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं आउट ऑफ स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो अगर आप आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट वाली सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास आउट ऑफ स्टेट उस पर्टिकुलर स्टेट के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप दिल्ली कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास दिल्ली के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का इस वजह से भी एडमिशन कैंसिल हो जाता है। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो है कि नॉट रीचेबल, लाइक बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं डाइट में। बहुत सारे बच्चे जो आउट ऑफ स्टेशन से हैं, फॉर एग्जांपल किसी बिहार से अगर किसी स्टूडेंट ने दिल्ली डीएलएड के लिए अप्लाई किया है और अभी सेकंड लिस्ट आने वाली है जिसके लिए 2 ही दिन है, तो वो बच्चा कैसे आएगा? या तो वो बच्चा या तो ऑलरेडी दिल्ली में रह रहा हो पहले से, बट एकदम से वो बिहार से कैसे आएगा? तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि कोई बच्चा वेरिफिकेशन के लिए ही सेंटर पे ना पहुँच पाए। या फिर मुझे पता है कि आज फर्स्ट मेरिट लिस्ट का लास्ट डे है वेरिफिकेशन का, और अभी भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले होंगे या किसी कारण से वो आज भी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं और आपका नंबर आया है, स्टिल आप नहीं जा रहे हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि हमने सीट फ्लोट कर दी है तो हमें वेरिफिकेशन के लिए जाने की क्या ज़रूरत है। जी नहीं, चाहे आप फ्रीज़ करें या फ्लोट करें, अगर आपका नंबर आया है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका सेकेंड लिस्ट में नंबर नहीं आएगा।
देन थर्ड पॉइंट हमारा है कि हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है उससे आपको कोई इश्यूज़ हो। लाइक मेरे पास इंस्टाग्राम पे जो मैंने फीडबैक लिया, आपका एक्सपीरियंस पूछा था कि वेरिफिकेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो बच्चों ने अपने फीडबैक भी शेयर किए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हमें ये इंस्टीट्यूट मिला था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था, वॉशरूम ऐसे थे, टीचर्स ऐसे थे, और कई सारे तो पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिले कि बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमने एडमिशन वहीं पे फ्रीज़ कर दिया। तो हो सकता है कि डाइट का एनवायरनमेंट, टीचर्स का बिहेवियर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इंस्टीट्यूट या कॉलेज पसंद नहीं आता और हम फिर उसको रिजेक्ट करने का सोचते हैं कि हमें एडमिशन नहीं चाहिए इसमें। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डीएलएड का फॉर्म फिल किया था तो मुझे पता नहीं था कि प्रेफरेंस भी फिल करनी होती है, और वो ऑटोमेटिक जिस सीरियल में आता है उसी सीरियल वाइज वो सबमिट हो गया था। और फर्स्ट लिस्ट में मुझे केशवपुरम डाइट मिला था और मुझे पता नहीं था कि रूट कैसे है, कैसे जाना है, ट्रैवल कैसे करना है। तो और फिर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट भी दिल्ली स्टेट का नहीं था, तो दोनों ही रीज़न थे जिसकी वजह से फिर मैंने एडमिशन नहीं लिया। तो इस तरीके से मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 4 है कि आप और मैं, हम सभी स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और हम सब अपना सोचते हैं कि यार साल वेस्ट ना हो, कहीं अच्छी जगह हमारा एडमिशन हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम कुछ कर ले, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने अभी एमए में भी फॉर्म फिल किया है, बीएड में भी फॉर्म फिल किया है, तो मैं एडमिशन तो किसी एक ही में लूँगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ड्यू में फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा, बट अभी उसका कट ऑफ नहीं आया है, तो आप सोच रहे होंगे कि तब तक डीएलएड का आ गया तो इसमें एडमिशन ले ले। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएलएड करना चाहते होंगे जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और डीएलएड दोनों एक साथ हो जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बीएड में भी अप्लाई कर दूँ, डीएलएड में भी अप्लाई कर दूँ, बट बीएड का तो अभी कुछ नहीं हुआ, उसका तो बाद में होगा। बट डीएलएड की तो ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पे तो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप और मैं सोचते हैं कि इन केस बीएलएड में हमारा नंबर नहीं आता तो डीएलएड कर लेंगे, हमारे साल तो वेस्ट नहीं होगी, ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो ये सोच के भी बहुत सारे बच्चे क्या है डीएलएड में अप्लाई कर देते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है किसी और जगह में अप्लाई किया हो आपने, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि वो डीएलएड को एज अ सेकेंड ऑप्शन लेके चलते हैं। लाइक जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी तो मेरा डाइट मोती बाग में आया था नंबर फर्स्ट लिस्ट में, बट मैंने उस टाइम पे वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करवा लिया था। बट उसके बाद मैंने अपना एडमिशन कैंसिल किया। उस टाइम पे 1800 और 3600 रुपये हमें पे नहीं करना पड़ता था, तो फिर मैंने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं डीएलएड करूँगी। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एडमिशन ना लेने के भी। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे पेमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि आपको पता है इस बार एससीईआरटी ने 3600 रुपीज़ एज अ पेमेंट आप लोगों से चार्ज किया है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फ़ीस में से बाद में डिडक्ट हो जाएगा। बट इट्स ओके, जो बच्चा सीरियस है, जो जेन्युइनली डीएलएड करना चाहता है, ऑब्वियसली वही बच्चा 3500 रुपये पे करेगा। ठीक है, जो बच्चा इसको सेकेंड ऑप्शन लेके चल रहा है या जो सीरियस नहीं है वो इतनी अमाउंट नहीं पे करेगा। ऑब्वियसली पहले जब 1800 रुपये आप लोगों से पे लिया जाता था तो 1800 रुपये बहुत छोटी होता है, मतलब पे कर देते हैं लोग। बट 3600 हर किसी को ऐसा नहीं हो सकता ना, हर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो जिसको जेन्युइनली करना है ऑब्वियसली वही पे करेगा। तो जो पेमेंट नहीं कर पाते उनका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, वो वेरिफिकेशन ही नहीं करते हैं पेमेंट के बिना। तो या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने पेमेंट भी कर दिया बट जो फीस स्लिप है वो डाउनलोड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्हें तो पेमेंट की स्लिप चाहिए, आप चाहे कितना भी उन्हें दिखा लो बट उन्हें तो प्रूफ चाहिए कि आपने फ़ीस पे कर दी। तो ऐसे में मैंने आपको बोला है कि अगर आप अपनी फ़ीस स्लिप जो है वो प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इमरजेंसी में वो स्क्रीनशॉट का आप प्रिंट आउट निकाल के उसको आप यूज़ कर लें और फिर आपकी वेरिफिकेशन तो हो जाए, एटलीस्ट आपको एडमिशन तो मिल जाए। ओके, सो आज का लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से एडमिशन ज़्यादातर कैंसिल होता है, वो है मिस्टेक्स।
या तो आपके किसी फॉर्म में मिस्टेक हो सकती है। किसी फॉर्म में का मतलब आपने जो फॉर्म में डिटेल्स फिल की हैं, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो अगर आपके 10th की मार्कशीट से वेरीफाई नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं, तो आपका कैंसिल होने के चांसेस हैं। अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो ठीक हो जाती है, जिसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, बाहर कैफ़े से ही होती है, बट वो चार्जेबल होता है, तो वो ठीक हो जाती है। बट अगर बड़ी मिस्टेक है जो ठीक नहीं हो सकती, तो उस चांसेस में ऐसा होता है कि एडमिशन आपका कैंसिल हो जाता है। या फिर जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, जब मैं वेरिफिकेशन के लिए जाती थी तो बहुत सारे बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता था उसमें मिस्टेक्स पाई जाती थी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, डीएलएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो यहाँ पे आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर के सिग्नेचर और स्टैम्प के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो भी SCERT का जो प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ला रहे हो। तो SCERT की भी कुछ बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो अगर उन्हें लगता है वेरिफिकेशन के टाइम पे कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सही नहीं है या फिर कोई कमी है, तो वो तुरंत आपको पॉइंट आउट करते हैं कि या तो आप दोबारा बनवा के लाइए टाइम पीरियड में ही। अगर टाइम नहीं है, जैसे कि कल लास्ट डे है, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंटर्स जिसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि ऐसा होता है। एक तो आपको इससे पता चल जाएगा और आप अवेयर हो जाओगे, आगे से आप सावधान रहोगे, इन मिस्टेक्स को आप नहीं करोगे। प्लस जो बच्चे बोल रहे थे कि इतनी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है तो हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं, तो मैंने आपके सामने इतनी सारी कंडीशंस रख दी कि इन वजह से बच्चों को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो सोचिए कितने सारे बच्चे रिजेक्ट होते होंगे। अगर एक ही लिस्ट में सीट कंप्लीट होने लगी तो फिर तो और लिस्ट निकलेंगी ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, डीएलएड में 3 लिस्ट तो निकलती ही निकलती हैं और उनमें भी अच्छे अमाउंट में बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें से बहुत सारे बच्चे तो वही होंगे जिनको ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ गया, जिन्होंने फ्लोट किया है, उन बच्चों का नंबर आएगा, प्लस कुछ फ्रेश बच्चे भी होंगे। ऐसे ही सेम थर्ड लिस्ट के साथ होगा। जब तक सीट्स कंप्लीट नहीं होंगी तब तक लिस्ट आती रहेंगी। यूँ तो आपकी 3 ही लिस्ट आती हैं, उसके बाद की जो लिस्ट आती है वो फिर काउंसलिंग के थ्रू आती है। मेरा ये वीडियो बनाने का और आपके साथ शेयर करने का बस एक यही पर्पस है कि आप डरो मत। जिनका भी नंबर अभी नहीं आया है, आप उम्मीद मत छोड़ो, बी पॉजिटिव, खुद पे भरोसा रखो। अभी नहीं आए तो कोई बात नहीं, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा फर्स्ट लिस्ट में आ गया था और मेरी सिस्टर का नहीं आया था, जबकि हम दोनों के मार्क्स भी सेम ही थे, बट मेरा फर्स्ट में आया, उसका सेकंड में आ गया। तो इस तरीके से आपका भी सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में ना सही तो थर्ड में आ जाएगा। उम्मीद मत छोड़िए, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके लिए कुछ और अच्छा फ्यूचर में प्लान किया होगा, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेस्ट होता है। तो खुद पे भरोसा रखिए, टाइमिंग्स पे भरोसा रखिए, एंड यस गाइज, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।